नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और हम एनसीईआरटी के 9th के चैप्टर में पॉलिटी के अध्याय 3 में पढ़ने जा रहे हैं चुनावी राजनीति। देखिए, हमने अभी तक जो पढ़ा हमने लोकतंत्र के बारे में और लोकतंत्र के साथ उसकी प्रस्तावना के बारे में। किस तरीके से सरकारें बनी, किस तरीके से सरकारों के बदलने और फेरबदल के एग्जाम्पल के साथ ये 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हुए। इसके लिए आपको ये 2 चैप्टर पढ़ने अति आवश्यक हैं यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो। इसके अलावा जो चैप्टर हैं उनका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो लोकतंत्र को समझाना था, जो कि मैंने आपको पढ़ के इसको पहुंचाया आप तक। इसी तारतम्य में हम आज जानेंगे चुनावी राजनीति के बारे में। तो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक बेहतर निवेदन है कि कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये चैनल और भी लोगों तक पहुंच सके और साथ में हम उन सभी तक पहुंच सकें जिन्हें एनसीईआरटी पढ़ना अति आवश्यक है। तो आप हमारा समर्थन करें और आप हमें सहयोग करें। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर अध्याय 3 कक्षा 9 पॉलिटी का ये चुनावी राजनीति। परिचय हम फिर से एक बार देखते हैं कि जैसा कि अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह ना तो संभव है और ना ही ज़रूरी कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। और इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र के प्रतिनिधियों का चुनाव है ना कैसे होता है, और शुरुआत में यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी और उपयोगी है। और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह के लोगों को लाभ पहुंचाती है। अब यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है, और इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे। अध्याय में बाकी ये हिस्सों को हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनाव का मूल्यांकन करेंगे। और इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी कि विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक पर नज़र डालेंगे। हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्यों होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। अध्याय में के आखिर में हम इन सवालों पर विचार करेंगे और भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए या नहीं, यह भी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के ढंग आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। शुरू करने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं 3.1 में चुनाव क्यों। देखिए, चुनाव के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें जानते हैं और अब एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में हम जानते हैं। लोग तब की सरकार से नाखुश थे, वे देवीलाल के वादे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दल के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों के राज्य विधानसभा की 90 सीटों में 76 पर जीत मिली, लेकिन लोकदल अकेले ही 60 सीटों पर सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के साथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी। चुनावी राजनीति की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना और राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी राजनीतियों की घोषणा के 3 दिनों के अंतर मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ किया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया और अगले चुनाव 1991 में हुए और इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। तो ये मैं जो बात सुना रहा था यह थी हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अखबार की खबर, जिसे 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी, जिसमें विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय नियुद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी में चुनाव में कांग्रेसों के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया गया। तो जिस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं उसमें हम अगर देखें तो हम एक अखबार की कटिंग पर इस पर विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से किसान और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ़ कर देंगे और किस तरीके से वो वादे करेंगे। इन चीज़ों को अपन ने देखा। तो ये जो खबर थी वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव की थी।
आधी रात के बाद का समय, ये पेपर की कटिंग है जैसे अपन पढ़ रहे हैं। उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही थी। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे थे कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते और उन्हें लगता कि हमारे नेता आ गए। यह नेता श्री देवीलाल हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार को उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। और 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात को 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिए। पिछले 23 महीने में वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। तो इस तरीके से चुनाव की तैयारियों के लिए लोगों को क्या करना होता है, बहुत सारा काम करना होता है। क्या अधिकांश नेता अपने चुनावी वायदे पूरा करते हैं? तो जो हमने कहा वो चीज़ें अभी अपन ने इस पेपर की कटिंग के साथ इस चैप्टर के शुरुआती दौर पर पढ़ा। तो अब आगे चलते हैं कि जगदीप और नवप्रीत ने इस कथा को पढ़ा और इस पर निष्कर्ष निकाले, है ना। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कौन से निष्कर्ष सही हैं और कौन से गलत, है ना। ये जो मैं आप निष्कर्ष पढ़ूंगा इनके बारे में जरा आप विचार करिएगा कि चुनाव से सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है क्या? राज्यपाल ने देवीलाल के भाषणों से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनने का न्योता दिया। लोग हर शासक दल से नाराज रहते हैं और हर अलग चुनाव में उनके खिलाफ वोट देते हैं। चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है और इस चुनाव में हरियाणा से आर्थिक विकास में काफ़ी मदद मिली। अपनी पार्टी के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये बातें जो लिखी उन पर निष्कर्ष बताएं कि आपको क्या समझ में आया। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चुनाव की ज़रूरत क्यों? किसी भी लोकतंत्र में, है ना, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, है ना। जैसे अपन कह सकते हैं कि जब सरकार लोकतंत्र की बनती है तब उस पर क्या होते हैं, एक नियमित अंतराल पर क्या होता है, एक नियमित अंतराल होता है। और उस नियमित अंतराल पर, है ना, उस नियमित अंतराल पर क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। तो जो दुनिया में 100 से अधिक देशों में ऐसे हैं, दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहाँ जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं हैं वहाँ भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही ये संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय है और ज्ञान है। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों को चुना जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो। किससे ज़्यादा अनुभव या ज्ञान ज़्यादा है यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है ना। और यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इन व्यवस्थाओं को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह भी कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम ये व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करे? हम इस चीज़ों की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वे अपने पद पर ना बने रहें? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो वह उन्हें बदल भी सकें। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह के चुनाव करते हैं। जैसे वे अपने लिए कानून बनाने के लिए चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों के चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उनके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं, है ना। तो चुनावों को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है, तो ये जाने। तो देखो चुनाव कई तरह के हो सकते हैं ना। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होते ही हैं और यह है कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। सो चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के लिए क्या पैमाने हैं? हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी और हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण भी आपको दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव मान सकते हैं। आइए वहाँ सीखें, सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और किसी के मत का समान मोल हो, है ना, मतलब हर किसी के मत का समान मोल हो। दूसरा ये था कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियां और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वो मतदाता के लिए
विकल्प पेश करें। और नेक्स्ट आते हैं तीसरे नंबर पे कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे और नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए, है ना। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराएं, है ना। चुनाव क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा के व्यक्ति को चुन सकें। ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां पर चुनाव में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता। और इस अध्याय में हम अपने देश के चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, है ना। इसी के साथ अपन अब जानते हैं क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है। इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह के रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच की प्रतिद्वंदिता। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाना है, और अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज़ है? चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान देखते हैं, जिसमें हर बस्ती हर घर के बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। और आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं और पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म का दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते और उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य में नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनाव मुकाबले का ही चयन किया, क्योंकि दीर्घकालिक रूप से ये व्यवस्था बेहतर काम करती है और एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य देशों के लोगों के सामने आगे बढ़ने की, अपना कैरियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपनी बड़ी बड़ी कुर्सियों और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हों उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों में मेल ना बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकता का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है, और दूसरा और ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते। तो चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है कि नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है, और वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाता को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो अगला चुनाव नहीं जीत सकते। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो उसको मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कि कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार उससे राजनीतिक दल में इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते ही हैं। देखिए, एक कार्टून बना हुआ है, इसमें लिखा है मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, मेरे पास वोट है। तो ऐसा करके एक नेता जो है वो कह रहा है, और एक जो कार्टून है उसमें जो किसान है वो कह रहा है मेरे पास वोट है। सेकेंड वाले में देखिए एक नेता जो है जिसने बहुत सारे प्रॉमिस किए हुए हैं। इस तरीके से कुछ कार्टून बने हैं। तो यहाँ दिए गए कार्टूनों को ध्यान से अगर देखें तो प्रत्येक कार्टून क्या संदेश देता है, इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। आपकी कक्षा में चर्चा करें, अपनी कक्षा में इसकी चर्चा करें। इनमें से कौन सा कार्टून आपके लिए अपने इलाके की असलियत के करीब है, और मतदाता और उसके उम्मीदवारों की संबंधों पर चुनाव का असर बताने वाला एक कार्टून खुद बनाएं।
ठीक है, ये हुआ अपना 3.1 अपना पार्ट कंप्लीट। चुनाव के बारे में जो मुद्दे हमने देखे उन छोटे मोटे मुद्दों के बारे में और जो बेसिकली चीज़ों के बारे में हमने उसको देखा, वो प्रोसेस का एक पहला पार्ट कहलाया। अब इसी पर अगर हम आगे बढ़ें तो चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, इस पर हम जानते हैं। तो क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरह के होते हैं। और हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो सकती हैं और फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं और कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ हो। इसे उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव क्षेत्र। आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। संभव है कि आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली में काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देशों को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, है ना। तो निर्वाचन क्षेत्र कौन से कहलाए? वह क्षेत्र जिनको चुनावों के उद्देश्य से अनेक क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो उस जगह को निर्वाचित क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पर व्यक्ति जिस जगह से वो लड़ता है चुनाव, है ना। एक क्षेत्र में रहने वाला मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतंत्र चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का बराबर मूल्य। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान हो और इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब में बांटा गया और इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं और प्रत्येक वार्ड से सरपंच या पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है, जो कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कह देते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचित क्षेत्रों से लोकदल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा पहुंचे। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों ने समूह के लोग लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच नहीं पाए। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास ही ना हो। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनके चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ जो है ही नहीं पहुंच पाएगी और इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमज़ोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची और इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसलिए इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों से लड़ सकते हैं, है ना। अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और 26 जनवरी 2019 की ये स्थिति जो मैंने आपको सुनाई, तो क्या सुनाई कि 84 सीटें जो हैं वो एससी की रहेंगी, है ना, और 47 सीटें जो हैं वो 47 सीटें किसकी रहेंगी? एसटी की रहेंगी। तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं लोकसभा में वो 84 सीटें एससी की हैं और जो 47 सीटें हैं वो एसटी की हैं। ये डेटा और 26 जनवरी 2019 की स्थिति में
आप तक पहुंचाएं। ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से का अनुपात में है और इस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह में उचित स्थानों पर में से कुछ नहीं लेती। कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला व स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्य में अब ग्रामीण पंचायतों यानी शहरी नगर पालिकाओं, नगर निगमों और स्थानीय निकायों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय मतलब कह सकते हैं स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मतदाता सूची। उससे पहले एक बार ये देख लें। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो निर्वाचन क्षेत्र दिए हुए हैं कि कहाँ किस निर्वाचन क्षेत्र से कितने जो हैं सीटें मिलती हैं। तो ये लोकसभा के कुल निर्वाचन क्षेत्र में अगर बात करें तो कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से सामान्य की कितनी है 412, SC की 84 मैंने बताया और ST की 47। तो इस तरीके से टोटल जो सीटें हैं 543। और कौन सी कहाँ है तो देखो सामान्य की वाइट कलर में जो है वो वाइट की जो है वो 40 जो है 243 हो गई है ना। तो सॉरी 412 सीटें जो हैं वो हो गई जनरल की। SC की जो है रेड कलर की हैं और जो ग्रीन कलर की हैं वो ST की हैं। तो इस तरीके से पूरे क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र में किस तरीके से कौन सी सीटें बटी हैं उनके बारे में प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहें तो इसे रोक कर देख सकते हैं क्योंकि इनको देखना ही ज़रूरी है। तो मैं आपको मध्य प्रदेश की 29 सीटें, केरल की 20 और महाराष्ट्र की 48 इतने बता देता हूँ। बाकी चीज़ों को एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे कि कौन सी सीट कहाँ से कितनी है। मतदाता सूची एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। इस फैसले का अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदाता की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची का आधिकारिक रूप मतदाता सूची कहते हैं और आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधे संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौम मताधिकार के बारे में पढ़ा था। बहुत व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मूल्य का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण ना हो किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित है, कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं है, पर हर कोई इंसान तो है और अपनी ज़रूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिकों की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो है ना, उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थिति में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। चूँकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग इस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिसके कारण वह एक वोट जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा ना डाल सके। पर मतदाता के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे किसी भी पहचान पत्र को दिखाकर अपना वोट दे सकते हैं। उम्मीदवार का नामांकन। हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश ना हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फ़र्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने के अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष की है। उम्मीदवार बनने में भी है ना, तो एक बार देख लो निर्वाचन नामावली 2019 है ना, इसमें ये जो लिखा हुआ है विधानसभा क्षेत्र की संख्या, नाम, आरक्षण, तो इस तरीके से ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है इसको आप देख सकते हो। ये जो पूरा फॉर्मेट है इस तरीके से मतदाता सूची बनती है, जिसमें से लोगों का नाम, निर्वाचक का नाम, पिता का नाम, गृह संख्या, उम्र और लिंग जो है वो लिखा होता है और उसकी ID नंबर लिखी होती है। तो ये सब चीज़ें जो है उसको देख सकते हैं, लेकिन ये पाबंदी भी बहुत कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं और
अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह समर्थन मिलता है ना। तो इस तरीके से पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट बोलते हैं ना। पार्टी किस पार्टी को कौन सा चिन्ह मिलेगा, इसको अपन टिकट बोलते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवार को एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली शुरू हुई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है और प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों में सारे विवरण देने होते हैं। जैसे उम्मीदवार के खिलाफ चल रही गंभीर अपराध के मामले, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति देन लेन का ब्यौरा, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता। इन सूचियों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाता को उम्मीदवार द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। आइए जानते हैं उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता। जब देश के सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत है, तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत क्यों नहीं है। सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता जरूरी है। इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वे ये काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो तो भी यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षणिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारा देश में शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण भी है कि वह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकारों से वंचित करना। जैसे यदि किसी उम्मीदवार के लिए BA, BCom या BSc की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया गया तो 90% से ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भारत की चुनावी प्रणाली की कुछ विशेषताएं और कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, इनको सही से जोड़ें। तो आप इसमें देख सकते हो कि सिद्धांत जो हैं, जैसे सार्वभौमिकता का अधिकार, वयस्क का अधिकार मतलब उसे 18 वर्ष या उससे ऊपर का होना चाहिए। कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व को हर चुनावी क्षेत्र में लगभग बराबर मतदान देने की वो है ना। एक मत एक मोल जो है, इसमें सभी पार्टी को बनाने के लिए मतलब ये एक मत एक वोट जो है, इसको आप देख सकते हो। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है ना, सार्वभौमिकता। तो ये चुनावी प्रणाली की विशेषताएं दी हुई हैं, इनको मिलाना है। अब आप उसे बैठ के मिलाते रहना। चुनाव अभियान। चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देता है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा में बहुत ज़रूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होते हैं और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है और इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं के संपर्क करते हैं। राजनेता चुनावी सभाओं को भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहस भी होती हैं। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले इसकी तैयारियों को शुरू कर देते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती हैं। वे लोगों को इन मुद्दों को आकर्षित करती हैं कि अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती हैं। आइए विभिन्न चुनावों के विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया। पार्टी ने वादा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश की गरीबी हटाएगी। 1977 में हुए लोकसभा चुनावों में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का वादा किया। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को का नारा दिया। सन 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता NT रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देने जरूरी होता है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकते, जैसे मतदाताओं को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना। दूसरी बात, उनसे जाति या धर्म के नारे पर नाम पर वोट मांगना है ना, कि जाति और धर्म के आधार पर आप उनसे वोट नहीं मांग सकते। दूसरा, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना। जो है लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में है ना, विधानसभा चुनाव में
ज़्यादा विधानसभा लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने गए जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। और इस कानून के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है और इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों का यह सब करने से मनाही होती है। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग करना, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग करना, चुनाव की अवधि घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों की सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते। आइए चलते हैं मतदान और मतगणना पर। चुनाव का आखिरी चरण मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आम तौर पर चुनाव का दिन कहते हैं और मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। यह अस्थायी तौर पर स्थायी स्कूल या किसी सरकारी इमारतों से बना होता है। जब मतदाता केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली में एक काला निशान लगा देता है और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है जिससे कि वे देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग उम्मीदवारों तो पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते हैं। और अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने लगा है। तो मशीन के ऊपर उम्मीदवारों है ना, मशीन के ऊपर क्या है, हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं तो इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना। मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं और मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है वे चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को दबाकर भर देते हैं। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सीलबंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है और फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहां सभी दलों के एजेंट रहते हैं जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचक क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनलों, रेडियो, अखबारों के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है और वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। तो हमने ऊपर छोड़ा, जरा उसको देख लेते हैं, है ना। क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? तो सुनो, भारत में चुनाव करवाने पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च होती है। जैसे 2004 में लोकसभा चुनाव पर ही सरकार ने करीब 3,500 करोड़ खर्च किए। हिसाब लगाएं तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 रुपए के करीब खर्च हुआ। पार्टियों और उम्मीदवारों ने चुनाव में सरकार से भी ज़्यादा खर्च किया। मोटे अनुमान के अनुसार सरकार पार्टियों और उम्मीदवारों का कुल खर्च करीब 30,000 करोड़ होगा, अर्थात प्रति मतदान करीब 500 रुपये। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है और मुल्क हर 5 साल में चुनाव कराने के बोझ नहीं उठा सकता। आइए इस खर्च की तुलना हम कुछ अन्य खर्चों से करें। सन 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत करीब 300 करोड़ है। दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। अनुमानतः इस पर 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हुआ। तो क्या चुनाव को महंगा माना जा सकता है? इस विषय पर अपनी राय बनाएं और कक्षा में इस पर इसकी चर्चा करें। तो जरा इन पर विचार करिएगा। गुलबर्ग में चुनाव परिणाम। आइए एक बार फिर गुलबर्ग के उदाहरण पर गौर करें। सन 2019 में यहाँ कुल 8 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था और यहाँ के मतदाताओं की संख्या 17.21 लाख थी। इनमें से 9.98 लाख लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को 5.07 लाख वोट मिले और यह कुल पड़े मतों का लगभग 50.82% था। लेकिन बाकी किसी भी उम्मीदवार से ज़्यादा वोट पाने के कारण उन्हें गुलबर्ग संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित घोषित किया गया। तो गुलबर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2014 का चुनाव, इसमें देखो उम्मीदवार, पार्टी, मिले वोट और वोटों का प्रतिशत। तो इस तरीके से जीडी सागर, जनता पार्टी, सेक्युलर, है ना, 15,600 और 1.57। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि इनको कह सकते हैं कि अपना मत डाल, मतलब जो वोट हैं उनको कैसे डालें और कितने मिले और कितने वोटों का प्रतिशत है।
तो इनमें से क्या, ये तो इसकी आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। तो हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं, अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाते जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने की, असली नाम को गायब करने की। दूसरा, शासन दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों की दुरुपयोग की। अमीर उम्मीदवार और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की। मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराने और फर्जी मतदान करने की। इनमें से अनेक खबरें सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने और टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है कि क्या कोई पार्टी बिना समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। स्वतंत्र चुनाव आयोग। चुनाव निष्पक्ष हुए या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका है कि यह देखना कि उनका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार के शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभावी बनाती है। क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है। क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं। हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। दुनिया की शायद ही ऐसी कोई चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और उसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है और इसने सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। पिछले करीब 2500 के वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया और साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया। अब यह आम बात हो गई कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ तो वहां फिर मतदान का आदेश देते हैं। अक्सर शासक दलों का निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशान होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव ना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चुनाव आयोग केंद्रीय लोक गठन अधिसूची जारी करता है विधान, तो ये आपको पढ़ना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनावों में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालिए। नंबर 1, भारत और ब्रिटेन में मतदाताओं का प्रतिशत। तो आपको इसमें देख सकते हो कि भारत ब्रिटेन। दूसरा, भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्रों में स्थिति इससे उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं। नंबर 1 जो अपन ने पढ़ा, चुनाव के लोगों की भागीदारी का पैमाना आम तौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। भारत में यह या तो स्थिर रहा या ऊपर गया है।
तो ये अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रम के लिए दबाव डाल सकते हैं और उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। तो ये चौथी बात, साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनावी अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की। आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। चुनावी नतीजों का स्वीकार करना, चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने की आखिरी पैमाना उनके नतीजे ही हैं। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनावों के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफ़ी कुछ कह देते हैं। भारत में शासन दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 को शासक पार्टी हारी ही है। दो में शासक पार्टी हारी है। अमेरिका में मजबूत चुनाव हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। आइए चलते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौती। इन बातों से हम इस सरल और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू ना होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीके से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव का कुछ नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं और यही चीज़ भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। पर जब आप थोड़े ज़्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़ जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वास्थ्य विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है ना? इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमा और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। ये कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं, ठीक है। तो इस पे ऊपर देखो, एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदार को ही टिकट दिया है। तो इस तरीके से ये कार्टून बना है। इस कार्टून में एक नेताजी का संवाददाता सम्मेलन में बाहर आते हुए दिखाया गया है और वे भाई भतीजावाद के पक्ष में बोल रहे हैं। क्या भाई भतीजावाद कुछ राज्य के पार्टियों तक ही सीमित है? चलिए, तो ये बात की बात है। तो चलिए अपन मुद्दों पर देखते हैं। ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीते ही जाएंगे, यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंध वाला उम्मीदवार दूसरों के चुनावी मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों से टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियों और व्यवहार कमोवेश एक से ही होते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ये चुनौतियां भारत की ही नहीं, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीज़ गहरी चिंता का विषय है और इनमें से कुछ समस्याओं में मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलावों की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? तो ये सारी बातें जो अपन ने इसमें पढ़ी, उनका कुछ ना कुछ मतलब था और जो आपको जानना जरूरी था। चलिए कुछ वर्ड्स हैं, उनको सुने। जैसे चुनावी धांधली, चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फरेब। इसमें कुछ ही लोगों द्वारा काफ़ी सारे लोगों के वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग वोटों के नाम पर अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना और मतदाता अधिकारियों को डरा धमकाने या रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाना जैसी बातें शामिल हैं। निर्वाचन क्षेत्र, एक खास भौगोलिक क्षेत्र में मतदाता
मतदाताओं को एक प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं। आचार संहिता चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानूनों और दिशा निर्देशों को आचार संहिता कहते हैं। तो ये चैप्टर हमने आज पढ़ा चुनाव के बारे में। इन सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से जाना। कुछ प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्नावलियाँ हैं, चुनाव क्यों होते हैं, भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, इन मुद्दों पर। तो ये प्रश्नों को उत्तरों को आप थोड़ा सा देखिए, इनके जो है स्क्रीनशॉट लेकर इन पर चर्चा करिए। आप मेरे से अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, मेरे मेल के माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चीज़ों को मैं जो जिस तरीके से लेकर आता हूँ, इसमें यदि आपको कोई आवश्यकता लगती है मुझसे चर्चा करने की, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। देखिए 2016 का 67वें गणतंत्र दिवस पर अवसर पर नई दिल्ली में राजपथ से गुजरती भारत निर्वाचन आयोग की झांकी है। तो ये आज जो पढ़ा हमने, ये बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की प्रतीक्षा, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी कि हम ये जानें कि किस प्रकार जो है मतदान होते हैं और चुनावी राजनीति का क्या महत्व होता है। तो अध्याय 9 जो कक्षा 9 का पाठ्यक्रम है, इसमें पॉलिटी का अध्याय 3 आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तब तक जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है। जल्दी ही मिलते हैं आपसे, लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।